वेलकम टू माय चैनल शिव प्रकाश क्लासेज। आप सभी दोस्तों को शिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, आज हम मृदा के विषय में पढ़ेंगे। मृदा किस प्रकार से मानव जाति के विकास के लिए उत्तरदायी है, किस प्रकार से मिट्टी अच्छी होती थी वहाँ पे जनसंख्या किस प्रकार से उसमें ज़्यादा वृद्धि होती है, जहाँ पे मिट्टी ज़्यादा उपजाऊ होती है वहाँ पे लोगों की जनसंख्या ज़्यादा वृद्धि होती है, जहाँ पे मिट्टी कम उपजाऊ होती है वहाँ पे जनसंख्या में वृद्धि कम होती है। किस प्रकार से प्रभावित करती है वहाँ की जनसंख्या को, उसके बाद किस प्रकार से एक किसी भी देश के अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है मिट्टी या मृदा जिसे कहा जाते हैं। दोस्तों, जो हमारे उत्तर मैदान में है मिट्टी, ये सबसे ज़्यादा उपजाऊ है। इसीलिए आप लोग देखते होंगे उत्तर मैदान का क्षेत्र है जो गंगा, ब्रह्मपुत्र और सिंधु रिवर द्वारा बनाई गई है, इसमें बहुत ज़्यादा जनसंख्या इस क्षेत्र में पाई जाती है। दोस्तों, एक किसी भी देश के लिए मिट्टी जो उपजाऊ होती है वहाँ की अर्थव्यवस्था या ग्रामीण अर्थव्यवस्था की एक प्रकार की रीढ़ कही जाती है, क्योंकि ग्रामीण जनसंख्या ज़्यादा से ज़्यादा लोग या उसके पूरे परिवार के लोग कृषि पर भी आज भी निर्भर हैं। जिस तरह से भारत में लगभग 70% आबादी गांव की अभी भी कृषि पर ही निर्भर करती है। दोस्तों, चलो देखते हैं मिट्टी किस क्षेत्र में कौन सी पाई जाती है। दोस्तों, मिट्टी को विभाजित करने का कार्य किसके द्वारा किया जाता है। दोस्तों, सबसे पहले मैं बताऊंगा आपको मिट्टी या मृदा 8 प्रकार की होती है। 8 प्रकार की होती है। दोस्तों, मृदा 8 प्रकार की होती है। इसको वर्गीकरण करने का कार्य भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा किया जाता है। जो यह संस्थान भारतीय कृषि मंत्रालय के तहत आता है। इसका कार्य ही है किस क्षेत्र में कौन सी मिट्टी पाई जाती है उसके आधार पर उसका वर्गीकरण करता है। जो इसके लिए जिम्मेदार है मंत्रालय भारतीय कृषि मंत्रालय के तहत आता है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। दोस्तों, चलो देखते हैं सबसे पहले मिट्टी का निर्माण किस तरह से होता है। दोस्तों, आप लोग उदाहरण के तौर पर ऐसे मान सकते हैं, इस साइड में हम ऐसे थोड़ा सा पर्वत है या पहाड़ है, इस तरह से होते हैं ऐसे, उसके बाद ऐसे होते हैं। दोस्तों, उसके बाद बहुत ज़्यादा दोस्तों हवा, बर्फ, कोई दोस्तों इस पर एक्सोनिक फोर्स लगता है जिसे बहिर्बल कहा जाता है, जिस कारण से ये पत्थर, उसके बाद दोस्तों हमारे वायुमंडल में भी कई प्रकार की गैसें होती हैं, इनसे क्रिया करके इन पत्थरों या सैलों से इनको छोटे छोटे टुकड़ों में ऐसे दोस्तों छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ती हैं। दोस्तों, ऊंचाई से आते वक्त नीचे जिस तरह से ये पत्थर छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं, उसके बाद जिस तरह से ये प्लेन एरिया में आते जाते हैं दोस्तों, ये छोटे छोटे रवे में हो जाते हैं, ऐसे दोस्तों हो जाते हैं। जिस तरह से ये इन मैदानी क्षेत्र में आकर एक मिट्टी का रूप धारण कर लेते हैं, जिस पर हम लोग फसल उगाने का कार्य करते हैं, जो कि फसल उगाने के लिए एक उपयुक्त रूप में मिट्टी का निर्माण कर देते हैं। दोस्तों, आप लोग देख लिए हैं किस तरह से मिट्टी का निर्माण होता है। मिट्टी का निर्माण सैलों से या पत्थरों से उनके टूटने के कारण होता है। जिस तरह आप लोग दोस्तों जानते हैं, कुछ पत्थरों में फास्फोरस पाया जाता है, सिलिकॉन पाया जाता है, पोटास पाया जाता है। उनमें से क्रिया करके ऑक्सीजन की वायुमंडल में जो होती हैं गैसें, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो गए, जो अदर गैसें हैं, उनसे क्रिया करके ये पत्थर टूट जाते हैं। दोस्तों, उसके बाद आप लोग जानते होंगे जो पठार या पर्वत होते हैं वहाँ पे बहुत सारी बर्फें जमी होती हैं। उसके बाद जब बर्फें पिघलती हैं तो इनके बीच से ऐसे पानी आता है। दोस्तों, इनके पानी में दोस्तों पानी आता है, उसके पास उसमें फोर्स होता है, जिस तरह से ये पत्थर धीरे धीरे छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं। उसके बाद आगे चलकर एक
ये पत्थर मिट्टी का निर्माण करते हैं। बाद में दोस्तों इसी मिट्टी पर हम लोग फसल उगाते हैं। दोस्तों चलो हम देखते हैं किस तरह से उत्तर के मैदान में मिट्टी पाई जाती है। दोस्तों आप लोग ऐसे जानते होंगे, मैं ऐसे बना दे रहा हूं जिससे आप लोग को एक थोड़ा सा आइडिया हो जाए। इस क्षेत्र में पूरा हिमालय पर्वत है। उसके बाद यहाँ पे दोस्तों पूरे वर्ष बर्फ जमी रहती है। इस साइड से दोस्तों यहाँ से ऐसे ब्रह्मपुत्रा रिवर यहाँ से सिंधु रिवर निकलती है। यहाँ से अपनी पवित्र रिवर गंगा निकलती है उत्तराखंड से। उसके बाद यहाँ से दोस्तों मैं लिख दे रहा हूँ, ये सिंधु रिवर है। यहाँ से ब्रह्मपुत्रा रिवर की ओरिजिन पॉइंट है, ब्रह्मपुत्र रिवर। इस तरह से दोस्तों ऐसे जाती है, ऐसे करके तब यहाँ पे ऐसे आती है। ये भी रिवर इस तरह से जाती है, गंगा रिवर। उसके बाद ये दोनों रिवर हैं, गंगा और ब्रह्मपुत्रा, बे ऑफ बंगाल मिल जाते हैं। उसके बाद सिंधु रिवर, अरेबियन सी मिल जाती हैं। दोस्तों मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ, यहीं से मिट्टी का निर्माण होना शुरू होता है। यहाँ पे कैलाश मानसरोवर है। उसके बाद यहाँ पे बहुत सारी बर्फें हैं जो पिघलती हैं तो एक रिवर का निर्माण होता है, जिसे आप लोग जानते हैं। कुछ यहाँ पे सिंधु रिवर है। यहाँ इस साइड से दोस्तों जब पानी बहेगा तो इस साइड में जो यहाँ पे इसके रास्ते में पत्थर आएंगे, वे टूटते जाएंगे। एक टाइम ऐसे आएगा जो एक छोटे छोटे कण में हो जाएंगे। उसके बाद इन पर फसल उगाने के लिए उपयुक्त हो जाएगा, एक मृदा का रूप धारण कर लेंगे। चलो दोस्तों देखते हैं हम जो मैदानी क्षेत्र में है यहाँ पे कौन कौन सी मिट्टी, यहाँ पे किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। दोस्तों मैं इसे मिटा दे रहा हूँ। मृदा 8 प्रकार की होती है, आप लोग इसे जान गए हैं। अब देखते हैं किस क्षेत्र में कौन सी मृदा पाई जाती है। देखते हैं यहाँ पे आप लोग जानते होंगे जलोढ़ मिट्टी हो गया। जलोढ़ मिट्टी दोस्तों गेहूं के लिए, गेहूं, चावल, गन्ना आदि फसलों के लिए बहुत ज़्यादा उपयुक्त होती है। जलोढ़ मिट्टी दोस्तों जम्मू कश्मीर राज्य में पाई जाती है। ये दोस्तों मैं लिख दे रहा हूँ, जम्मू कश्मीर हो गया, J&K, आप समझ जाइएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे मैं ऐसे शॉर्ट में लिखूंगा, ये पंजाब हो गया। यहाँ पे दोस्तों हरियाणा स्टेट है, या 4 मैं लिख दे रहा हूँ, आप समझ जाना थोड़ा सा ऐसे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे राजस्थान स्टेट है, मैं 8 से लिख दे रहा हूँ। राजस्थान का दोस्तों कुछ उत्तर का क्षेत्र है, पतली पट्टी के रूप में। इस क्षेत्र में भी जलोढ़ मिट्टी का फैलाव है, जहाँ पर ये चंबल रिवर जाती है, जैसे इस साइड में। उसके बाद दोस्तों उत्तराखंड में भी, यहाँ हिमाचल प्रदेश में भी जलोढ़ मिट्टी है, उत्तराखंड में भी है। ये दोस्तों गन्ना है, मैं इसे लिख दे रहा हूँ ऐसे ही। उसके बाद दोस्तों इस साइड यूपी में है, बिहार है दोस्तों, मैं बी से लिख दे रहा हूँ। झारखंड है यहाँ पे दोस्तों। अंतिम में दोस्तों इस साइड में वेस्ट बंगाल है। इन सब राज्यों में दोस्तों जलोढ़ मिट्टी का फैलाव है। अब देख लेते हैं जलोढ़ मिट्टी में कौन कौन से तत्व की बहुलता होती है।
किस तत्व की कमी होती है। चलो देखते हैं दोस्तों, चलो देखते हैं अब इस मिट्टी में किस किस तत्व की बहुलता होती है या किस तत्व की कमी होती है। जैसे पोटास की बहुलता होती है, पोटास और चूना की बहुलता होती है जलोढ़ मिट्टी में। पोटास और चूना की बहुलता होती है, जबकि मैं दोस्तों शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ नाइट्रोजन दोस्तों इसे समझ लेना आप लोग, इसे फास्फोरस समझ लेना। उसके बाद मैं एक ह्यूमस लिख दे रहा हूँ पूरा, आप समझ जाना इसे। नाइट्रोजन, फास्फोरस, ह्यूमस की कमी होती है दोस्तों। इसमें इन तीनों की कमी होती है, इन तीनों तत्वों की, नाइट्रोजन, फास्फोरस, ह्यूमस की, जबकि पोटास और चूना की बहुलता होती है दोस्तों। इसका एक महत्वपूर्ण और बिंदु है, जलोढ़ मिट्टी में जो नई मिट्टी होती है उसे खादर कहा जाता है, जो पुरानी मिट्टी होती है उसे बांगर कहा जाता है दोस्तों। जलोढ़ मिट्टी को इंग्लिश में कुछ बार आया है, जलोढ़ मिट्टी नहीं लिखा गया था, वहां पे सीधा सीधा इंग्लिश का वर्ड लिखा गया था, मैं लिख दे रहा हूं। इसे इंग्लिश में अलूवियल मिट्टी कहा जाता है दोस्तों। मैं हिंदी में लिख दे रहा हूँ, इंग्लिश में भी लिख दे रहा हूँ, जिससे आपको पेपर में आए अलूवियल सॉइल आए या जलोढ़ मिट्टी आए, आप लोग उसे अच्छी तरह से पहचानते रहिएगा, जिससे आप लोग इसे टिक लगा दीजिएगा ठीक से। उसके बाद जलोढ़ मिट्टी की एक विशेषता और है दोस्तों, इस मिट्टी की विशेषता यह है, यह सबसे ज्यादा जल धारण करने की क्षमता रखती है, सबसे अधिक जल धारण क्षमता होती है। जल धारण दोस्तों, लगभग हमारे देश में जितना है मिट्टी का निर्माण हुआ है, सिंधु, ब्रह्मपुत्र और गंगा रिवर के द्वारा 3/4 बेसिन में यही मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी फैली हुई है। आप लोग दोस्तों इसे नोट डाउन कर लीजिए दोस्तों। चलो रिवीजन कर लेते हैं किस किस स्टेट में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। सबसे पहले जम्मू कश्मीर के कुछ भागों में मिट्टी पाई जाती है जलोढ़, उसके बाद हिमाचल प्रदेश के कुछ भागों में पाई जाती है, पंजाब में पाई जाती है, हरियाणा के भाग में पाई जाती है, उसके बाद राजस्थान में पाई जाती है, उत्तराखंड में पाई जाती है, उत्तर प्रदेश में पाई जाती है, बिहार में पाई जाती है दोस्तों। मैंने यहाँ पे गलती से बोला था छत्तीसगढ़, लेकिन गलती से बोला था झारखंड, लेकिन दोस्तों गलती से छत्तीसगढ़ का लिख दिया था। आप लोग इस समझ आइए, झारखंड है, जेएफ है। उसके बाद दोस्तों जलोढ़ मिट्टी पश्चिम बंगाल में पाई जाती है, आसाम के कुछ भागों में पाई जाती है दोस्तों। जैसे आप लोगों को पता होगा, उत्तर पूर्वी राज्यों में सबसे अधिक जनसंख्या आसाम की है, जो कि यहाँ पे ब्रह्मपुत्र रिवर बहती है, जिससे यहाँ पे प्लेन बन जाता है। उसके बाद यहाँ पे जो वहाँ पे निवास करते हैं लोग, उनके लिए पर्याप्त भोजन उपलब्ध हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे प्लेन एरिया बन गया है इसके ब्रह्मपुत्र रिवर के द्वारा। दोस्तों आप लोग इसे नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद हम दूसरी मिट्टी को देखेंगे। तो चलो दोस्तों देखते हैं, इस दूसरी मिट्टी है काली मिट्टी। या रेगूर मिट्टी। दोस्तों मैं आपको बताऊंगा सबसे पहले काली मिट्टी का निर्माण किस तरह से होता है। दोस्तों जैसे ये मान लीजिए पृथ्वी के अंदर इस तरह से है, ऐसे
यहाँ से पृथ्वी के अंदर से ज्वालामुखी बनता है। ज्वालामुखी के रूप में दोस्तों पृथ्वी के अंदर की गर्मी होती है, इसके माध्यम से वेंट होता है, एक पाइप होती है, यहाँ से ऐसे ऐसे पूरा हो जाता है। ये लावा के रूप में मिट्टी बाहर निकल आती है जमीन की, पृथ्वी के अंदर से। उसके बाद ये कुछ वर्षों में जब ठंडी हो जाती है तो इसी से मिट्टी का, काली मिट्टी का निर्माण होता है दोस्तों। दोस्तों काली मिट्टी मुख्य रूप से सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में पाई जाती है। गुजरात में दोस्तों कुछ भाग में पाई जाती है। मध्य प्रदेश में दोस्तों मालवा का पठार है, वहां पे भी कुछ भाग पाई जाती है। दोस्तों इसमें ये काली मिट्टी का रंग इसलिए काला होता है क्योंकि इसमें टिटेनीफेरस ऑक्साइड पाया जाता है। दोस्तों इसमें नाइट्रोजन, मैं शॉर्ट में लिखूंगा दोस्तों, आप लोग समझ जाइएगा। नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, पोटास मैं दोस्तों पूरा लिख दे रहा हूँ हिंदी में, ह्यूमस, इन सभी तत्वों की कमी होती है। दोस्तों इसमें मुख्य रूप से कपास, गन्ना, कपास हो गया, गन्ना हो गया, मूंगफली हो गए, मूंगफली हो गया दोस्तों, तंबाकू, दोस्तों चलो मैं आपको पूरा बता दे रहा हूँ। काली मिट्टी को रेगूर मिट्टी भी कहा जाता है, जो कि सबसे ज्यादा कपास उगाने के लिए उपयुक्त होती है। ये किस किस राज्य में पाई जाती है मैं आपको बताऊंगा। ये गुजरात में कुछ भागों में पाई जाती है, सबसे ज्यादा ये महाराष्ट्र में पाई जाती है, मध्य प्रदेश में पाई जाती है। इसमें कपास उगा सकते हैं, गन्ना उगा सकते हैं, तंबाकू उगा सकते हैं, मूंगफली उगा सकते हैं। इस मिट्टी के लिए ये जितनी फसलें हैं उपयुक्त हैं इसमें उगाने के लिए। दोस्तों इसकी भी जल धारण क्षमता काफी अच्छी होती है, लेकिन इसकी जलोढ़ मिट्टी की तुलना में इसकी जल धारण क्षमता कम होती है। दोस्तों चलो मैं इसे इरेज कर रहा हूं और दूसरी मिट्टी में बताने जा रहा हूं आपको। दोस्तों अब मैं आपको लाल मिट्टी बताऊंगा, लाल मृदा या मिट्टी। दोस्तों मैं यहाँ पे दोस्तों लाल मृदा लिख रहा हूँ, आप समझ जाना। लाल मृदा दोस्तों इसमें फेरस ऑक्साइड की बहुलता होती है, जिस कारण इसका रंग लाल होता है। दोस्तों ये मिट्टी महाराष्ट्र में, आंध्र प्रदेश, दोस्तों यहाँ पे इस साइड ऐसा है, ऐसे करके ऐसे आंध्र प्रदेश में मिलती है, तेलंगाना स्टेट मिलती है, मैं टी से लिख दे रहा हूँ, उड़ीसा के कुछ भागों मिलती है मिट्टी, झारखंड के छोटा नागपुर प्लेटू मिलती है, छत्तीसगढ़ मिलती है, तमिलनाडु में कुछ भागों मिलती है। दोस्तों टीएल मैं लिख दे रहा हूँ, आप समझ जाना। दोस्तों मुख्य रूप से ये मिट्टी उतनी ज्यादा उपयुक्त नहीं है, लाल मिट्टी कृषि के लिए। फिर भी इसमें मोटे अनाज जैसे दलहन हो गया, ज्वार बाजरा हो गया, इन सब फसलों को इसमें उगाया जा सकता है। दोस्तों
इसमें आप लोग मैंने आपको बता दिया है, इसमें आयरन ऑक्साइड की या फेरस ऑक्साइड की बहुलता होती है। उसके बाद नाइट्रोजन, फास्फोरस, ह्यूमस, ये सब की इसमें कमी होती है। दोस्तों इसकी पानी मिलने के कारण ये बिल्कुल चिपचिपी सी हो जाती है। आप लोग दोस्तों इसे नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद मैं दूसरी मिट्टी बताने जा रहा हूँ। दोस्तों चलो देख लेते हैं। 3 मिट्टी मैंने बता दिया हूँ, उसके बाद चौथी मैं बता रहा हूँ, लैटराइट मिट्टी है। लैटराइट दोस्तों ऐसे करके केरल में, उसके बाद दोस्तों इस तरह से है अपना मैप उसका कर्नाटक का। मैं कर्नाटक को दोस्तों कैसे लिख रहा हूँ, केरल में पूरा लिख दे रहा हूँ, केरला। 2 स्टेट में लैटराइट मिट्टी पाई जाती है ज़्यादातर। उसके बाद दोस्तों ये चाय उगाने के लिए मिट्टी उपयुक्त मानी जाती है दोस्तों। उसके बाद चलो देख लेते हैं मरुस्थली मिट्टी या शुष्क मिट्टी। दोस्तों ये राजस्थान का भाग है, ये गुजरात में थोड़ा सा गल्फ ऑफ कच्छ है, जहाँ से अरावली पर्वत श्रेणियाँ हैं इस साइड पश्चिमी में। उसके बाद जहाँ से मरुस्थली मिट्टी या शुष्क मिट्टी पाई जाती है। दोस्तों मरुस्थलीय स्थल में लगभग पूरे वर्ष भर 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है। मरुस्थली भाग इसे ही कहा जाता है, इसलिए इसे मरुस्थली मिट्टी कहा जाता है। दोस्तों 4 मिट्टी हो गई, 5वीं मिट्टी है उसके बाद मैं बता रहा हूँ। इसके बाद छठी है लवणी मिट्टी। लवणी मिट्टी दोस्तों उस क्षेत्र में पाई जाती है जहाँ पर ज़्यादा सिंचाई की जाती है, जैसे वहाँ पर धीरे धीरे जो होते हैं उस क्षेत्र के, जैसे वहाँ पे कुछ न्यूट्रिशन होते हैं जिसे पोषक तत्व कहा जाता है, उनके धीरे धीरे कमी होने लगती है। उसके बाद जो हमारे वाटर में नमक कुछ मात्रा में होता है, धीरे धीरे उसमें बढ़ जाता है, इसलिए इसे लवणी मिट्टी कहा जाता है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों देख लेते हैं जिसे दलदली मिट्टी कहा जाता है। दलदली मिट्टी दोस्तों ज़्यादातर कोस्टल रीजन में पाया जाता है, जिसे तटीय क्षेत्र कहा जाता है, जैसे वेस्ट बंगाल में पाया जाएगा ये मिट्टी, दलदली मिट्टी। उसके बाद दोस्तों दलदली मिट्टी उड़ीसा में मिलती है, आंध्र प्रदेश में मिलती है, तमिलनाडु में मिलती है, केरल में मिलती है, कर्नाटक में यहाँ पे मिलती ही है दोस्तों। यहाँ पे दोस्तों छोटा सा स्टेट अपना है गोवा, गोवा में मिलती है मिट्टी। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे महाराष्ट्र स्टेट है, यहाँ पर भी दलदली मिट्टी मिलती है। कुछ भागों में यहाँ पर मिलती है, गुजरात में। दोस्तों दलदली मिट्टी का बहुत अधिक महत्व है, क्योंकि इस क्षेत्र में मैंग्रोव उगाए जाते हैं, जो कि जैसे आप लोग जानते होंगे कुछ समय से बहुत ज़्यादा साइक्लोन आते हैं। साइक्लोन को एक तरह से नेचुरल बाउंड्री का कार्य करते हैं। साइक्लोन को हमारे जहाँ पे लोग रहते हैं उस क्षेत्र में साइक्लोन के प्रभाव को कम कर देते हैं, जैसे हम लोग को ज़्यादा नुकसान नहीं होता है। इस तरह से इसे ज्वारी वन भी कहा जाता है। इस क्षेत्र में मैंग्रोव उगते हैं, जो एक प्रकार के पौधे होते हैं। थोड़े से दोस्तों ये पौधे कार्य हम लोग के लिए ठीक नहीं है, ये थोड़े से इसमें दोस्तों कुछ तरह की गंध आती है, इसलिए लोग इसे काट देते हैं। लेकिन दोस्तों हमारे लिए इनका बहुत महत्व बढ़ जाता है। जिस तरह से ग्रीन हाउस प्रभाव बढ़ता जा रहा है, उस तरह से धीरे धीरे साइक्लोन की दर बहुत ज़्यादा आती जा रही है, इसलिए इनका महत्व बहुत ज़्यादा बढ़ गया है दोस्तों। उसके बाद हम देख लेते हैं पर्वतीय मिट्टी। पर्वतीय मिट्टी दोस्तों आप लोग जैसे इसके नाम से पता चल रहा है पर्वतीय मिट्टी,
पर्वतीय मिट्टी दोस्तों पर्वतीय क्षेत्र में ही पाए जाते हैं। जैसे आप लोग जानते हैं यहाँ पे इस साइड पूरा माउंटेन है, हिमालय माउंटेन है यहाँ से यहाँ तक। उसके बाद वहाँ पे मिलती है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे सतपुड़ा रेंज है, इस साइड में ऐसे करके यहाँ पे पर्वतीय मिट्टी मिलती है दोस्तों। जहाँ जहाँ पर्वत है भारत में उसी क्षेत्र में पर्वतीय मिट्टी मिलती है दोस्तों। मैंने 8 प्रकार की मिट्टी आपको बता दिया हूँ, आप लोग इसे नोट डाउन कर लीजिए। उसके बाद एक बार हम इसको पूरा नाम लिख दे रहे हैं कौन कौन सी मिट्टी है एक क्रम से। चलो मैं दोस्तों इसको जल्दी से लिख दे रहा हूँ। जलोढ़ मिट्टी है, जलोढ़ एक है। दूसरे नंबर पे काली मिट्टी है। तीसरे नंबर पे लाल मिट्टी है। चौथे नंबर पर लैटराइट मिट्टी है। लैटराइट है। 5वें नंबर पर मरुस्थलीय मिट्टी है। 6ठे नंबर पर लवणी मिट्टी है। 7वें नंबर पर दोस्तों दलदली मिट्टी है। 8वें नंबर पर दोस्तों मरुस्थलीय वो है दोस्तों पर्वतीय मिट्टी। दोस्तों इसलिए मैंने लिख दिया हूँ जिससे आप लोग इसे एक बार नोट डाउन भी कर लीजिए, उसके बाद सारा मिट्टी लिख लीजिए। मैं इसलिए आपको रिवीजन करवा दिया हूँ जिस तरह से आपको मिट्टी सारी याद हो जाए। दोस्तों आपको हमारा प्रयास अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिए। सभी दोस्तों को धन्यवाद।